नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जीके स्टडी चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज टेस्ट। जी हाँ, और आज की चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल, आज के इस विशेष इन डेप्थ डिस्कशन में हम मई 2026 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सवालों पर ध्यान देंगे। और सुनने वालों को बता दूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ केवल सही उत्तर जानना नहीं है। एकदम सही कहा आपने। सही उत्तर तो हम बताएंगे ही, पर असल मकसद है उन घटनाओं के पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड करना। हाँ, ताकि हम सब ये समझ सकें कि आखिर दुनिया किस दिशा में जा रही है। तो वैसे भी देखिए, आज हमारे सामने जो भी डेटा है वो ऊपर से देखने पर अलग अलग लग सकता है, पर अगर हम गहराई में जाएंगे तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दुनिया के सामने मौजूद एक अत्यंत गंभीर और तेजी से फैलने वाले जैविक खतरे से आज की चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस देश में बुंडी बुगियो वायरस के कारण इबोला बीमारी का प्रकोप घोषित किया गया है? विकल्प ए, नाइजीरिया और केनिया। विकल्प बी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी और युगांडा। विकल्प सी, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। विकल्प डी, सूडान और मिस्र। पॉज 3 to 5 सेकंड्स। सही उत्तर है विकल्प बी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी और युगांडा। तो देखिए, 15 मई 2026 को इन दोनों देशों में जब इस बुंडी बुगियो वायरस की पुष्टि हुई, उसके बाद तो तुरंत ही इसको आधिकारिक प्रकोप घोषित कर दिया गया। जी बिल्कुल, जैसे ही पुष्टि हुई, इबोला का ऑफिशियल आउटब्रेक डिक्लेयर हो गया। हाँ, यहाँ मुझे थोड़ा अचंभा होता है। मतलब किसी भी बीमारी की केवल एक पुष्टि के तुरंत बाद ही पूरा आधिकारिक प्रकोप कैसे घोषित कर दिया जाता है। हाँ, शुरू में ये थोड़ा जल्दबाजी लग सकता है, पर इबोला के मामले में ऐसा नहीं है। वही ना, क्या स्वास्थ्य एजेंसीज कुछ दिन रुककर स्थिति का आकलन नहीं करती? ये तो एक तरह का वार्निंग अलार्म जैसा लग रहा है, पर बिना समझे अलार्म बजाने का साइंटिफिक आधार क्या है? देखिए, इबोला जैसे वायरसेस के केस में इंतजार करने की स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ी तबाही को बुलावा देने जैसी है। इसकी इन्फेक्शन रेट और घातकता इतनी ज्यादा होती है कि शुरुआती चरण में ही इसको रोकना जरूरी है। अच्छा, तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। आधिकारिक प्रकोप घोषित करना केवल एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा प्रशासनिक तंत्र है। जैसे ही ये अनाउंस होता है, उस इलाके में आइसोलेशन वार्ड्स बनने लगते हैं। और जो लोग संपर्क में आए हैं उनकी ट्रेसिंग भी शुरू हो जाती होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज का पूरा ध्यान वहां लग जाता है। इन्फेक्शन के साइकिल को तोड़ने के लिए यह तत्काल एक्शन ही इकलौता ऑप्शन होता है। ये तो वाकई गंभीर स्थिति है। खैर, अफ्रीका के इस अदृश्य जैविक संकट से अब हम एक दूसरे बड़े संकट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका असर हमारे यहाँ भारत पर पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 2, AQI.in के अनुसार 22 मई 2026 को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल थे? विकल्प ए 50, विकल्प बी 75, विकल्प सी 85, विकल्प डी 97। पॉज 3 से 5 सेकंड। सही उत्तर है विकल्प डी 97। अब इस पर गौर कीजिए, उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में जो भीषण लू या हीट वेव चल रही थी, उसके कारण बाप रे, 100 में से 97 शहर सिर्फ भारत के थे। जी हाँ, दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 भारत से थे। ग्लोबल ओवन बन गया है। ये एकदम सटीक शब्द चुना आपने, ग्लोबल ओवन। आखिर ऐसा क्या बदला है कि एक ही देश इतने बड़े लेवल पर हीट वेव का सेंटर बन गया? देखिए, ये डेटा उस परमानेंट बदलाव का इशारा है जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। होता क्या है कि जब हाई प्रेशर एरिया एक ही जगह पर लंबे वक्त तक रुक जाता है तो वहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। हाँ, और वो एक हीट डोम या गर्मी का गुंबद बना लेता है। ये गुंबद गर्म हवा को बाहर नहीं निकलने देता और लगातार सूरज की गर्मी से उस इलाके का टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। ओह, और इसका मतलब है कि ये हीट डोम बहुत बड़े इलाके में फैल गया था। पैरों का इस लिस्ट में होना यही बताता है। और सोचिए, इस लेवल की गर्मी में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड या पानी की सप्लाई, इन पर कितना दबाव पड़ता होगा। हाँ, लोग एसी चलाते हैं तो ग्रिड स्ट्रिप कर जाते हैं, और जब ऐसी भीषण गर्मी और मौसम की चुनौतियां आम हो रही हैं, तो सरकारों के सामने बड़े आयोजनों का मैनेजमेंट और भी मुश्किल हो जाता है। सही कहा। और इंसानी क्षमता की एक लिमिट होती है। वहीं पर हमारी आधुनिक तकनीक काम आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, मध्य प्रदेश सरकार ने स्मार्ट संस्था 2028 और AI संचालित शासन के लिए
किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? विकल्प ए माइक्रोसॉफ्ट, विकल्प बी गूगल क्लाउड इंडिया, विकल्प सी मेटा, विकल्प डी अमेजन वेब सर्विसेज AWS। पॉज 3 to 5 seconds। सही उत्तर है विकल्प बी गूगल क्लाउड इंडिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सिम्हस्था 2028 के दौरान क्राउड मैनेजमेंट और इमरजेंसी सर्विसेज को पूरी तरह AI से चलाने के लिए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ एक बड़ा समझौता किया है। सच कहूँ तो AI को मैंने अब तक एक सॉफ्टवेयर की तरह ही देखती थी जो बस हमारे सवालों के जवाब देता है। इसे हम डिजिटल ट्रैफिक पुलिस कह सकते हैं। पर जमीन पर ये काम कैसे करेगा, यही सोच रही है ना? हाँ, AI कोई फिजिकल बॉडी तो है नहीं ना जो सड़कों पर उतरकर लाखों की भीड़ को रोक ले या अचानक आई इमरजेंसी को संभाले। देखिए, AI का असली काम फिजिकल तौर पर रोकना नहीं बल्कि घटनाओं की भविष्यवाणी करना है। अच्छा, मतलब पहले से अंदाजा लगाना। जी, सिम्हस्था जैसे आयोजनों में जहां लाखों लोग आते हैं, वहां गूगल क्लाउड का AI सिस्टम हजारों CCTV कैमरास और सेंसर से आने वाले रियल टाइम डेटा को एनालाइज करेगा। तो वो भीड़ को गिनेगा? बिल्कुल, वो प्रति वर्ग मीटर में लोगों की डेंसिटी को नापेगा। अगर किसी खास घाट या सड़क पर भीड़ एक सेफ लिमिट से ज्यादा होने लगती है तो AI तुरंत अलर्ट भेज देगा। एकदम सही। और सिर्फ अलर्ट नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिजिटल साइन बोर्ड्स और बैरिकेड्स के जरिए लोगों को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट कर देगा। ये भगदड़ जैसे हालात को होने से पहले ही रोकने का एक सिस्टम है। वाह, ये तो वाकई कमाल की तकनीक है। लेकिन इतने बड़े स्केल पर इन AI सिस्टम्स को बनाने और चलाने के लिए हमें उन लोकल बारीकियों को समझने वाले कुशल लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। और यही बात हमें अगली बड़ी पहल की तरफ ले जाती है। प्रश्न संख्या 4। मध्य प्रदेश में 10,000 डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? विकल्प ए भोपाल, विकल्प बी जबलपुर, विकल्प सी इंदौर, विकल्प डी ग्वालियर। पॉज 3 to 5 seconds। सही उत्तर है विकल्प सी इंदौर। तो राज्य सरकार और गूगल क्लाउड मिलकर इंदौर में ये नया सेंटर खोलने वाले हैं, जिसका मकसद 10,000 डेवलपर्स को ट्रेन करना है। अगर कोई इंदौर में बैठा इस चर्चा को सुन रहा है तो उसके लिए तो ये किसी सपने जैसा होगा। इंदौर एक टेक्नोलॉजी इंजन रूम बनने जा रहा है। जी हाँ, और इस सेंटर का एक खास फोकस ग्लोबल साउथ के लिए रियल टाइम टेक सपोर्ट देना भी होगा। मेरी एक छोटी सी उलझन है, ये ग्लोबल साउथ पर इतना फोकस क्यों? मतलब तकनीक तो यूनिवर्सल होती है ना, फिर डेवलपिंग देशों के लिए अलग से ऐसी ट्रेनिंग की क्या जरूरत? देखिए, तकनीक का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिवर्सल हो सकता है, पर डेटा और लोकल समस्याएं बिल्कुल अलग होती है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। वेस्टर्न देशों में जो AI मॉडल्स बनाए जाते हैं वो वहां की वेल मैनेज ट्रैफिक और सिस्टमैटिक डेटा पर ट्रेन होते हैं, पर हमारे यहाँ तो ट्रैफिक का हाल अलग ही होता है। वही तो, यहाँ का असंगठित ट्रैफिक, हमारी अलग अलग भाषाएं और लोकल चैलेंजेस उन वेस्टर्न AI मॉडल्स को समझ नहीं आते। ओह, अब मैं समझी। तो इंदौर में इन 10,000 लोकल डेवलपर्स को ट्रेन करने का मतलब है कि हम लोकल समस्याओं के लिए लोकल डेटा पर AI सॉल्यूशन बनाएंगे जो पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के काम आएंगे। ये एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है। एक तरफ देश डिजिटल तौर पर मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ इस पूरे तंत्र को बचाने के लिए सुरक्षा की जरूरत भी पड़ेगी। बिल्कुल, और सुरक्षा को लेकर भी नए बदलाव हो रहे हैं। हाँ, चलिए उसी से जुड़ा अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव सेक्रेटरी सिक्योरिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए पराग जैन, विकल्प बी मदन ओबरॉय, विकल्प सी अनुराग जैन, विकल्प डी राजीव सिंह। सही उत्तर है विकल्प डी राजीव सिंह। मणिपुर के DGP राजीव सिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया है और ये पोजीशन इसलिए खास है क्योंकि सुरक्षा सचिव SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का प्रशासनिक प्रमुख होता है। जब हम सचिव या सेक्रेटरी शब्द सुनते हैं जी। तो दिमाग में किताबों, फिल्मों और ऑफिस की इमेज बनती है जी। पर SPG का हेड होना तो पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की बैकबोन होने जैसा है ना? जी, आपने बिल्कुल सही तुलना की। यह एक प्रशासनिक पद होकर भी बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। वही मेरा सवाल था, इतना संवेदनशील क्यों? क्योंकि SPG सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप नहीं है, यह एक हाईली एडवांस सुरक्षा चक्र है जिसमें इंटेलिजेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फिजिकल सिक्योरिटी का एक सटीक तालमेल होता है। अच्छा, और सुरक्षा सचिव इन सबको कोऑर्डिनेट करते हैं? उन्हें अलग अलग खुफिया एजेंसी से मिलने वाले इनपुट्स का एनालिसिस करना होता है। प्रधानमंत्री जैसे VIPs की यात्राओं के दौरान हवा, जमीन और साइबर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल सेट करने होते हैं। उसमें तो 1 सेकंड की भी चूक नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी भी देरी हुई तो उसका असर सीधा देश की सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए इस पद पर राजीव सिंह जैसे अनुभवी IPS ऑफिसर को लाया गया है। सही बात है। और अब जब सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और तकनीक की बात चली रही है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि रक्षा का दायरा
अब जमीन तक ही नहीं रुका है। बिल्कुल, अब ये आसमान और अंतरिक्ष तक फैल चुका है। हाँ, तो आइए जानते हैं अगले सवाल में। प्रश्न संख्या 6, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपनी नई रणनीति के तहत किस वर्ष तक 30,000 सैटेलाइट संचालित करने का लक्ष्य रखा है? विकल्प ए 2030, विकल्प बी 2035, विकल्प सी 2040, विकल्प डी 2050। पॉज 3 से 5 सेकंड्स। सही उत्तर है विकल्प सी 2040। चीन और रूस के अंतरिक्ष खतरों से निपटने के लिए अमेरिकी स्पेस फोर्स ने 2040 तक अपनी वर्कफोर्स दुगनी करने और अंतरिक्ष में 30,000 सैटेलाइट्स लगाने की योजना बनाई है। बाप रे, 30,000 सैटेलाइट्स! ये नंबर तो सच में हैरानी में डालने वाला है। इसे अंतरिक्ष में एक जायंट डिजिटल शील्ड या विशाल डिजिटल कवच कह सकते हैं। हाँ, इसके पैमाने का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पर मेरी एक फिक्र है, क्या इतने सारे सैटेलाइट्स से स्पेस जंक या अंतरिक्ष में कचरा नहीं बढ़ेगा? और चीन रूस से निपटने के लिए क्या कुछ 100 एडवांस सैटेलाइट्स काफी नहीं थे? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की है। अच्छा, मतलब खतरे को बांट देना। एकदम। 30,000 छोटे सैटेलाइट्स का जाल बिछाने का मतलब है कि अगर दुश्मन कुछ सैटेलाइट्स को नष्ट भी कर दे तो बाकी का नेटवर्क तुरंत बैकअप ले लेगा। वाह, तो इसे पूरी तरह तबाह करना किसी भी देश के लिए नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, यही इस प्लान की असली ताकत है। एक तरफ देखिए बड़ी शक्तियां आसमान में अपनी रक्षा प्रणाली बना रही हैं, तो दूसरी तरफ पृथ्वी को बचाने की भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं। दूसरे सवाल में जो भयानक गर्मी हमने देखी, उससे साफ है कि हमें क्लीन एनर्जी की कितनी सख्त जरूरत है। प्रश्न संख्या 7, भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए किन 2 देशों ने $300 मिलियन का नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विकल्प ए अमेरिका और फ्रांस, विकल्प बी ब्रिटेन और डेनमार्क, विकल्प सी जर्मनी और जापान, विकल्प डी स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया। पॉज 3 to 5 seconds। सही उत्तर है विकल्प बी ब्रिटेन और डेनमार्क। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डेनमार्क के कोपेहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स ने मिलकर भारत में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए ये $300 मिलियन का प्लेटफॉर्म शुरू किया है। से ये प्लेटफॉर्म भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के भविष्य को रास्ता दिखाएगा। बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने। पर मुझे एक बात खटक रही है। भारत जैसे विशाल देश की ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से देखें तो $300 मिलियन तो समुद्र में एक बूंद जैसा है। ये छोटी सी रकम इतना बड़ा बदलाव कैसे लाएगी? आपका सवाल बहुत लॉजिकल है, पर देखिए, ये रकम फाइनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसे आप एक कैटलिस्ट की तरह समझिए। कैटलिस्ट मतलब जो प्रोसेस को तेज करता है? जी हाँ, क्लीन एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी रुकावट उनका शुरुआती रिस्क होता है। जब ब्रिटेन और डेनमार्क जैसे देशों की रेप्यूटेड संस्थाएं ये शुरुआती पैसा लगाती हैं, तो प्रोजेक्ट का रिस्क कम हो जाता है। ओह, तो बाकी इन्वेस्टर्स को उन पे भरोसा हो जाता है। बिल्कुल। इसे देखकर प्राइवेट बैंक्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक अश्योरेंस मिलती है, और फिर वो आकर अरबों डॉलर लगाते। तो नॉर्थ स्टार का असल काम पैसा देना कम और ट्रस्ट बनाना ज्यादा है। ये तो जियोपॉलिटिक्स और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन बड़ी नीतियों और नेशनल स्ट्रैटेजीज के पीछे आखिर होते तो इंसान ही है। बिल्कुल, और कई बार उनके आपसी या निजी फैसले भी बड़े बदलाव लाते हैं। हाँ, यही बात हमारे अगले सवाल में उभर कर आती है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के पद से इस्तीफा दे दिया है? विकल्प ए निक्की हेली, विकल्प बी तुलसी गबार्ड, विकल्प सी कमला हैरिस, विकल्प डी उष्मा पटेल। सही उत्तर है विकल्प बी तुलसी गबार्ड। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने पारिवारिक कारणों के चलते ये पद छोड़ने का फैसला किया है। असल में उनके पति को एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है। ये सच में बहुत दुख की बात है। अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक होना कोई छोटी बात तो है नहीं। ये पद तो 18 अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंट्रोल करता है। जी हाँ, बहुत ही पावर और जिम्मेदारी वाला पद है ये। और उस पावर के टॉप से अचानक हट जाना, ये सच में राजनीति के पीछे के उस मानवीय पहलू को सामने लाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पर ऐसे अचानक हुए निर्वात से, मतलब इस खाली जगह से सिस्टम कैसे निपटता है? देखिए, जब हर सुबह राष्ट्रपति को ग्लोबल सिक्योरिटी ब्रीफ करने वाला इतना बड़ा अफसर अपना पद छोड़े तो एक झटका तो लगता ही है। पर इन संस्थाओं के पास ट्रांजिशन प्रोटोकॉल पहले से मौजूद होते हैं। तो 30 जून की तारीख फिक्स करना उसी प्रोटोकॉल का हिस्सा था। बिल्कुल, ताकि उनके जाने से पहले चार्ज किसी एक्टिंग डायरेक्टर को स्मूथली दिया जा सके। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स और पावर के सामने भी
पर्सनल और मानवीय संकट कभी भी इक्वेशंस बदल सकते हैं। ये तो है। और जब हम मानवीय संकट की बात कर ही रहे हैं तो वापस उस सबसे बड़े संकट की ओर लौटना बहुत जरूरी हो जाता है जिससे आज हर एक आम आदमी जूझ रहा है, और वो है अत्यधिक गर्मी। प्रश्न संख्या 9। 22 मई 2026 को दुनिया का सबसे गर्म शहर कौन सा दर्ज किया गया जहां तापमान 48 डिग्री सी तक पहुंच गया था? विकल्प ए सासाराम बिहार, विकल्प बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी बांदा उत्तर प्रदेश, विकल्प डी बलांगीर ओडिशा। पॉज 3 to 5 seconds। सही उत्तर है विकल्प डी बलांगीर उड़ीसा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 22 मई को भारत के बलांगीर और बिहार के सासाराम दोनों ही जगहों पर टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस था, पर बलांगीर को ग्लोबली सबसे गर्म शहर के रूप में टॉप पर दर्ज किया गया। अगर हम इस डाटा को हमारे दूसरे सवाल के 97 शहरों वाले आंकड़े से जोड़कर देखें तो ये स्थिति बहुत भयावह लगती है। 48 डिग्री सेल्सियस, ये किसी उबलते हुए शहर या बॉइलिंग सिटी जैसा है। एकदम सही कहा। पर इंसानी शरीर इस टेम्परेचर को झेलता कैसे होगा? इस तापमान पर तो जमीन और आम चीजें भी पिघलने लगती होंगी। देखिए, 48 डिग्री वो लिमिट है जहां हमारे शरीर का अपना नेचुरल कूलिंग सिस्टम यानी कि पसीना आना जवाब दे जाता है। अच्छा, पसीना भी काम नहीं करता? जी नहीं। इतनी भयंकर गर्मी में पसीना सतह पर आने से पहले ही सूख जाता है, जिससे बॉडी का कोर टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है और हीट स्ट्रोक का सीधा खतरा होता है। बाप रे। और सड़कों या इमारतों का क्या हाल होता होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो और बुरा असर पड़ता है। दामर की सड़कें नरम पड़ जाती हैं, एसी का यूज इतना बढ़ जाता है कि ट्रांसफार्मर्स और पावर ग्रिड स्ट्रिप हो जाते हैं। ये बस एक दिन की गर्मी का असर नहीं, ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है जो पूरे शहर को पैरालाइज कर देता है। सच में दिल दहला देने वाला हाल है। और जब ऐसे लोकल सिस्टम्स बुरी तरह फेल होने लगते हैं, चाहे वो गर्मी का संकट हो या फिर शुरू में जो हमने वायरस के बारे में देखा, तब वैश्विक संस्थाओं को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। यहाँ आकर हमारी चर्चा का एक पूरा चक्र या सर्कल कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 10। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा बुंडीबुग्यो वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEC कब घोषित किया गया? विकल्प ए 14 मई 2026, विकल्प बी 15 मई 2026, विकल्प सी 16 मई 2026, विकल्प डी 19 मई 2026। सही उत्तर है विकल्प सी 16 मई 2026। WHO के डायरेक्टर जनरल ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत 16 मई को कोंगो और उगांडा में इस इबोला आउटब्रेक को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का इमरजेंसी या PHEIC डिक्लेयर किया। सुनने वालों को याद होगा कि पहले सवाल में हमने चर्चा की थी कि 15 मई को ऑफिशियल आउटब्रेक डिक्लेयर हुआ था। जी हाँ, 15 मई को। और ठीक अगले दिन यानी 16 मई को WHO ने इसे एक वैश्विक आपातकाल बना दिया। ये ग्लोबल चेन रिएक्शन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल लगता है मुझे। बिल्कुल। पर एक बात बताइए, इस घोषणा से जमीन पर क्या बदलता है? क्या ये सिर्फ एक वार्निंग बोर्ड लगाने जैसा है? नहीं, देखिए, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लीगल ट्रिगर है। लीगल ट्रिगर मतलब नियम लागू हो जाते हैं। जी हाँ, जैसे ही PH अनाउंस होता है, IHR यानी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस एक्टिव हो जाते हैं। पड़ोसी देशों को मजबूरन अपनी बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग शुरू करनी पड़ती है। और फंडिंग का क्या? वही सबसे अहम है। वैक्सीन डेवलपमेंट और इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज के लिए UN और बाकी ग्लोबल एजेंसी से अरबों डॉलर का फंड तुरंत इम्पैक्ट के साथ रिलीज हो जाता है। 24 घंटे के अंदर आपातकाल घोषित करना ये क्लियर मैसेज है कि अब दुनिया किसी वायरस को धीरे धीरे फैलने का मौका नहीं देना चाहती। वैसे अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को आपस में जोड़ें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वही सोचिए, इतनी सारी अलग अलग चीजें। जी, आज हमने कोंगो के जंगलों में एक खतरनाक वायरस देखा, तो दूसरी तरफ ओडिशा की आग उबलती 48 डिग्री की गर्मी को समझा। एक और इंदौर में एडवांस AI सेंटर बन रहा है, तो आसमान में अमेरिका के 30,000 सैटेलाइट्स का जाल बिछ रहा है। सच में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा लगता है। बिल्कुल, हर घटना अंधे के धागों से जुड़ी हुई है। हमारी तकनीक आज अपने चरम पर है, पर प्राकृतिक और स्वास्थ्य संकट भी उतनी ही तेजी से हमारे दरवाजे तोड़ रहे हैं। हमें रोककर खुद से यह जरूर सोचना चाहिए, क्या हमारी एडवांस्ड AI और अंतरिक्ष की नीतियां इन बायोलॉजी और नेचर के संकटों से तेज दौड़ पा रही हैं, या फिर हम हमेशा सिर्फ आग लगने के बाद ही उसे बुझाने की कोशिश करते रहेंगे? ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको अकेले में विचार करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही और MCQ क्विज के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन GK स्टडी के साथ।